नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन में पेपर 2 के लिए आप बहुत डिमांड कर रहे हैं कि पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाइए। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, वहीं से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फटाफट आप देख लेते हैं पहला प्रश्न बिना किसी टाइम वेस्ट के। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जुड़िएगा। निम्न में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें 70,000 गांव थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70,000 गांव थे एक किताब में, तो कुल मिला जुला के कुछ इंपॉर्टेंस रखती होगी। और जाहिर सी बात है ये जो रिलेट है ना, ये अकबरनामा से है। ठीक है, अब अकबरनामा किसने लिखी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अकबरनामा किसने लिखी, याद रखिएगा अबुल फजल ने लिखी। अब बाबरनामा पूछता है तो यहाँ पर देखेंगे गुलबदन बेगम। जहांगीरनामा ये एक आत्मकथा है, ये किसने लिखी थी, जहांगीर ने खुद लिखी थी। तो कुल मिला जुला करके आपको ये देखना है कि नामा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही साथ इनके शासनकाल भी पूछे जा सकते हैं कि किसके बाद कौन आया। तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक, BHASA। देखिए भाजपा आपने सुना होगा, तो भाजपा जो सुना है तो आपने पी के जगह एस करना है। तो पहला जो है आपका बाबर है, फिर आपका आ जाएगा हुमायूं, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अकबर, फिर आ जाएगा आपका जहांगीर, फिर आपका आ जाएगा शाहजहां, फिर आ जाएगा आपका औरंगजेब। कितना आसान ट्रिक है ना। इसी बात पर वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए और लेते हैं कि निम्न में से किसने दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम में की संकल्पना में इसकी सराहना करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्या ध्यान में रखना है, वायसराय होर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो दिल्ली में आप देखते हो, संसद भवन देखते हो, राष्ट्रपति भवन देखते हो, ये किसने बनवाया है। तो याद रखिएगा किसने डिज़ाइन प्रस्तुत की है, ये है आपका एडवर्ड लुटियंस ने। इस चीज़ को याद रखिएगा, उन्होंने ही पूरी दिल्ली को बसाया हुआ है। तो दिल्ली को किसने बसाया, ये सारी चीज़ें जो हैं लुटियंस, और इस तरीके का एक आधा शब्द आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको जानिएगा कि कौन से ब्रिटिश ने। बट इतना टाइम वेस्ट इन सभी चीज़ों पर ना करके हम दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर टाइम है तो आप इसको कीजिएगा, मेरा काम है सिर्फ टॉपिक को देना, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सूची वाले प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। सूची वाले बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। एक आधा टर्म अगर आपको मिल जाएगा तो आपका काम हो जाता है। तो देखिए भाषाविद का संबंध किससे है, तो भाषाविद जो होता है वो फारसी पढ़ना जानना ये नहीं है। जो एशिया की, क्योंकि भाषा का मतलब है भाषा, यहाँ पर फारसी भाषा की तो बात की नहीं गई है, एशिया की भाषा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फारसी हो गया, यहाँ पर एशिया की भाषा हो गई है। नहीं, भाषाविद होता है जो कई भाषाओं को जानता है। तो ऑप्शन पहले का मिलान किससे करेंगे, तीसरे से। तो पहले का मिलान पहले एक से कर रहे हो, गलत हो गया, चौथे से कर लिया, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ए और ए चौथे में सही है। अब दूसरा देख लेते हैं कि मुंशी किसको कहते हैं। तो दोस्त मुंशी किसको कहते हैं, आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में भी मुंशी होते हैं, हर जगह एक मुंशी होता है जो पढ़ना लिखना और समझना जानता हो भाषा को। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला। अब दूसरे का पहला देखिए, बी का पहला कहाँ, बी का पहला यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। तो आप देखोगे कि चौथे नंबर पर बी का नहीं है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको तीसरा और चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करोगे, यहाँ पर एक नंबर लूटोगे। एक इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ अजीब सी चीज़ें होंगी, किसी चीज़ से रिलेट कर करके आपसे मिलान बनाने के लिए कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जिक्र किससे रिलेटेड है। तो जिक्र आपको यार मान लो समझ में नहीं आता। रक्स किससे संबंधित है, नहीं समझ में आता। समा किससे संबंधित है, इस चीज़ को देखो। तो समा किससे संबंधित है दोस्तों, समा, यार क्या गाया आपने, समा बांध दिया। कभी आपने देखा क्या डांस किया आपने, समा बांध दिया, ऐसा नहीं होता। क्या गाया आपने, एकदम समा बांध दिया गा करके। मतलब कि सी का दूसरा। अब सी का दूसरा कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए। सी का दूसरा एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ में आप तुक्का मारो। अब दूसरा देख लेते हैं कि मुरीद। मुरीद क्या है, मुरीद, यार हम आपके मुरीद हो चुके हैं, आपने इतना अच्छा गाना गाया, आपने समा बांध दिया, हम आपके मुरीद हैं, मतलब हम आपके फ़ैन हो गए हैं, अनुयायी हो गए हैं, ठीक है। तो आप फॉलो कर लेंगे। जैसे कि आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आप क्या करेंगे, आप अनुयायी बन जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मुरीद मतलब पहले चौथा। अब दिक्कत वाली बात है कि डी में चौथा दोनों में है, ठीक है। अब बात करते हैं जिक्र और रक्स से, इसमें क्या हो सकता है। तो जिक्र की बात अगर करेंगे तो नृत्य में कहीं आपने जिक्र देखा है, किसी चीज़ का नृत्य में जिक्र होता है।
आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप टीचर बनोगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिक्र जो है वो आपका नृत्य से कहीं कनेक्शन नहीं बनता है। और जिक्र का हम नाम से जोड़ कर देखें तो मेरा हर जगह जिक्र होगा जब मैं कामयाब होऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके के आप देखते होगे मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं हर जगह और वीडियोस भी आते हैं। तो जिक्र किसका होता है? जो नाम करता है। ठीक है, तो नाम का जाप जो होता है जिक्र से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो ए का मिलान किससे होगा? सी से होगा। तो ए का मिलान कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ए का मिलान सी से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एक प्रश्न यहाँ पर जात पात से भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी जात पात वाली चीज़ें हैं उसको देख लेना। बाल विवाह, विधवा विवाह के बारे में देख लेना। इससे एक सवाल बनते ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कथनों के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है। पेपर 2 है तो थोड़ा सा टफ लेवल बनाया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोई भी बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया है जाति व्यवस्था को लेकर के। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की आलोचना की है। बिल्कुल सही बात है, जैसे जाति को बराबरी का हक नहीं मिलता है तो उस चीज़ की आलोचना की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो जाति व्यवस्था देख करके जरूर जाना है आपको। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे जाति व्यवस्था से रिलेटेड, अम्बेडकर जी से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे तो कथन और कारण है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कथन में देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। पहले मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने अगुवाई की कि हम मंदिर में जाएंगे, हम भी हिंदू हैं, हमें भी हक है पूजा पाठ करने का। तो हम जब जाते हैं तो मंदिरों को धो दिया जाता है, तमाम तरीके की चीज़ें थीं। तो यहाँ पर इन्होंने अगुवाई की कि मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, बस आप लोग साफ़ सुथरा रहिएगा, शिक्षित रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ कितनी मजबूत है। और दूसरी चीज़ ये भी थी अगुवाई करना। जैसे कि मान के चलो कि मैं आपको मंदिर लेकर के चलता हूँ कि आप लोगों को नहीं जाने दिया जाता, चलिए हम चलते हैं। और आप जब जाओगे ना तो आप देखोगे कि बाकी के लोग हैं जो मंदिर में जाने से रोकते हैं, वो आपको रोकेंगे। अब जब रोकेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। जो घरों के अंदर होता है उसको नहीं पता होता। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरों के अंदर है, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। जब बाहर निकलती हैं तो पता चलता है अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या। तो यही चीज़ है, जब घर की महिलाएं बूढ़े सब निकले, सबने देखा गाँव के लोगों ने कि यार हाँ ये बात तो सही है, दिक्कत हो रही है, कोई मंदिर में जाने नहीं देता, हमें तो नीच समझा जाता है, हमें तो अछूत समझा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बोला कि देख लो ऐसा होता है भाई, इसीलिए आप लोगों को शिक्षित रहना है, संघर्ष मतलब कि संगठित रहना है, और स्वस्थ मतलब कि स्वच्छ रहना है, मतलब कि साफ़ सुथरा रहना है, ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम गंदे तरीके से रहते हो। तो उन्होंने यही लाइन बोली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें सही हैं। जातीय पूर्वाग्रह की जड़ जो है बहुत मजबूत है। तो अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन गांव में अभी भी देखने को मोस्टली मिलता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। और आर जो है ए जो है आर की व्याख्या करता है यहाँ पर। ठीक है, आर और रीजन और ए कथन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। दोनों जब सही होगा और व्याख्या कर रहा है तो ओके रिपोर्ट है, पहला ऑप्शन सही होगा। एसएसटी का पेपर और गांधी जी से सवाल ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गांधी जी के जितने आंदोलन है उस चीज़ को देखिएगा ज़रूर कि असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, रोल एक्ट एक्ट के दौरान कौन सी उपाधि निपटा दिया उन्होंने, दे दिया। आप देखोगे कि वो जब अफ्रीका से केस लड़के आए थे, पहला हड़ताल कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकता, मैं एक पॉइंट बता सकता हूँ आपको। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को भी आपको डिलीवर कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रोल एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल फैक्ट है, गांधी जी ने बोला था, क्योंकि रोल एक्ट इतना खतरनाक ही थे, आप भी जानते हैं। क्योंकि कानून वानून का कुछ मतलब था नहीं, आपको कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता, ये सारी चीज़ें थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, ये भी सही बात था। लेकिन कहीं दोनों कनेक्शन दिख रहा है क्या? इन्होंने अपनी उपाधि कैंसिल कर दी, दे दी, और उन्होंने एक विरोध के रूप में मनाने के लिए एक दिन फिक्स कर दिया। तो दोनों सही तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो याद रखिएगा दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है व्याख्या नहीं करता है। और आपको चेक करने का तरीका ये भी है कि दूसरा वाला ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद क्योंकि इसलिए याद कर लो। क्योंकि नाइटहुड की उपाधि इसलिए वापस कर दी क्योंकि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया एक दिन को मनाने का, इसलिए ये सारी चीज़ें याद कर लेना। इससे रिलेट करोगे तो चीज़ें आसान होंगी। एक यहाँ पर आपको वायुमंडल से, सौरमंडल से, यहाँ पर पृथ्वी से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है पानी से सवाल अलग देखने को मिलता है, आपका हवा से सवाल अलग देखने को मिलेगा, ग्रहों से सवाल अलग देखने को मिलेगा। तो 4-5 प्रश्न है यहाँ पर सौरमंडल से, तो उसको देख करके जरूर। अब बहुत आसान आसान है,
चलिए मैं दिखा ही रहा हूँ आपको। सौरमंडल एक अद्भुत कथन पृथ्वी जो है सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है, बिल्कुल पृथ्वी ग्रह है और अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ पर ही इंसान रहते हैं। तो है कि नहीं अद्भुत बात। दूसरी चीज़ है कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। बिल्कुल फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर पानी और हवा, हवा हटा दो सबकी हवा, मतलब कि तो हवा पानी जो है एक हो जाएगा। अगर हवा यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पर देखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है, दोनों को देख लेंगे कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है इसलिए जीवन की उपस्थिति में सहायक है। इसलिए पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। तो जो आर है एक ही व्याख्या करता है दोस्त, तो दोनों सही है। आर जो है एक ही व्याख्या करती है। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए लगा करके, क्योंकि लगा करके आप चेक एक बार कर लेना क्या रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्लोब के कुछ आपके स्थितियों से। कब ग्रीनविच यमनोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी? ठीक है, तो सभी स्थानों पर, जब सभी स्थानों की अगर बात करें, हर जगह दिन का दोपहर होगा, कब होगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे कि जब सूरज ऊपर होगा, तो याद रखिएगा जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। एक सवाल यहाँ पर ध्रुवों से रिलेटेड पूछा जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच में क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है, बिल्कुल फैक्ट है। ऊपर देखोगे आप यूरोप जिसको बोलते हो, जिसमें आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्री जो है, जैसे स्विट्ज़रलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, पोलैंड हुआ, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, रूस को देखोगे, साइबेरिया, बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पर। रीज़न क्या है? जी जो आपका यहाँ पर है, शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती हैं और गर्मी कम होती है। इसलिए देखिए, गर्मी कम पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो यार बहुत बहुत ठंड पाई जाती है, बहुत ठंड पाई जाती है, कम नहीं, बहुत ठंड पाई जाती है। तो ये राइट आंसर होगा। तो दोनों एक दूसरे को समझा बुझा रहे हैं आपस में कि हम दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। एक प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा वर्षा से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा संवहनी वर्षा के बारे में बात करेंगे। तो संवहनी वर्षा क्या होती है? वाष्पीकरण से जो हवा ऊपर उठती है। जैसे कि आपका पानी रखना छत पर और फिर पानी देखोगे धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और पानी कम हो जाएगा धूप से। जैसे कि मान के चलो आपका कपड़ा सुखाया, सारा पानी ऊपर उड़ गया। क्यों उड़ गया? संवहनी वर्षा के लिए, मतलब वाष्पीकरण से गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उड़ जाती है। तो पहले का चौथा देखते हैं। पहले का चौथा यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ जो होगा राइट आंसर होगा। अब इसमें से भी आगे देखते हैं। बर्षण के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बर्षण के बारे में हमें नहीं पता। मान लो हमें नहीं पता यार बर्षण के बारे में क्या होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला और चौथा तो है ही, दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं, 1 एंड 3। अब पर्वतीय वर्षा, गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। तो जो पर्वत पर जाएगी वही तो पर्वतीय वर्षा। देखिए कितना आसान लॉजिक है। तीसरे का दूसरा देखिए कहाँ पर है। तो तीसरे का दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पहले से ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो राइट आंसर हो जाएगा। इस पर देखने की जरूरत ही नहीं है। चक्रवाती वर्षा क्या बोलते हैं? जब ठंडी हवा गर्म हवा आपस में मिल जाती है तो चक्रवाती वर्षा हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्षण क्या होगा फिर यहाँ पर मिलान कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सबसे आसान प्रश्न है ये, लेकिन बच्चे देख करके कंफ्यूज होंगे, अरे यार ये क्या आप पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया है इसने, वो आपको पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र और उसमें पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में सम्मिलित करना है आपको। तो अब देखिए टुंड्रा आपको पता है, टुंड्रा कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये टुंड्रा प्रदेश क्या होते हैं? जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, उनको टुंड्रा और टैगा कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखें। दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है टुंड्रा और टैगा। यहाँ पर आप देखिए जो सबसे ऊपर होता है ध्रुव होता है। ठीक है, उसके बीच में यहाँ पर होगा शीत कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध, फिर यहाँ पर होगा उष्ण कटिबंध जो सूरज के करीब होगा, जो विषुवत रेखा करीब होगा, उष्ण कटिबंध। फिर बीच में आप देखोगे शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध, फिर ध्रुव। तो ध्रुव और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में आपको टुंड्रा और टैगा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, हाथी, जेबरा, जिराफ, सील, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय भालू। अब खतरनाक आपको दिमाग आपका चला कि जब टुंड्रा है ही, और जब टुंड्रा का मतलब ही होता है ध्रुव, तो ध्रुवीय भालू
ये आपका राइट आंसर हो गया। तो पहले का मिलान कर देंगे हम तीसरे से। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पहले का तीसरा किस में है। तो पहले का ए हो गया, पहले का तीसरा सही है, 2 हो गया और 4 हो गया, ये भी गलत हो गया। देखो आंसर निकल गया कि नहीं। तो ट्रिक एक निकालो, काम आसान हो जाएगा दोस्त। और इन सभी क्वेश्चन से डरना नहीं। एसएसटी देखो हलवा होता है, लेकिन बच्चे डरते हैं कि एसएसटी में तो यार कथन वाले पूछ लिए जाते हैं। अरे यार आप 60 में 60 लाने का क्यों सोचते हो, 60 में 60 लाने का सोचो, लेकिन बेवजह की चीज़ें ना पढ़ो यार। अगर आप 60 में 50 भी लाते हो कम थोड़ी है यार। पेडागोजी में सीडीपी में आप 30 में 30 लेकर के आओ, 80 हो गया। बाकी के आपके 2 सब्जेक्ट अलग हैं ही यार। 100 110 नंबर हलवा है, ला सकते हो। लेकिन बच्चे पता है क्या दिक्कत है, अंग्रेजों का इतिहास उठा करके पढ़ने लगते हैं, रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूरे डीपली नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं पढ़ना है यार। इससे नहीं, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत दिमागी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिलान वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्न में से क्या सही है। पृथ्वी में उपलब्ध जल की राशि केवल 3% है, बिल्कुल। अब यहाँ पर केवल वाले गलत नहीं होंगे, यहाँ पर केवल 3% हैं जिसमें जो खारा नहीं है, पीने योग्य है। तो 3% ये सही हो गया पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहाँ पर है, ए बी और 4 में है, ये गलत हो गया। पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जल राशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है, तो ये गलत है यार। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि 71% जल है पूरे पृथ्वी पर और 29% स्थल है, तो 90% नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात करें, वायुमंडल पृथ्वी से पर स्वच्छ जल बनाता है, सही बात है। हिम नदियों में पानी पीने के योग्य होता है। ठीक है, तो ए बी और डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वायुमंडल से रिलेटेड यहाँ पर सवाल बनता है। तो वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, ठीक है। वायुमंडल सूर्य की किरणों के लिए हानिकारक, हमारी रक्षा करता है, ये भी सही बात है। 4 परतें नहीं होती हैं, इसमें 5 परतें होती हैं। आप देखोगे यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, यहाँ पर 4 परतों की बात की जा रही है, तो गलत है। तो सब ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। हवाओं के बारे में आप पूछा जाएगा, हवाएं कैसे चलती हैं। तो हवाएं निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं, इस तरीके के कुछ सवाल बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है मैंने आपको करवा दी है, इन क्वेश्चंस को कर लो, यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी एक आधा प्रश्न और भी हैं जो बनते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो किस तरीके से जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जल मार्ग से नहीं जा सकते, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, इन सभी से जा सकते हैं। तो बी सी डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।